नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन कानून के आने के बाद फैंटेसी इंडस्ट्री में अफरा तफरी का माहौल है। कई छोटी कंपनियों का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है तो कोई अपने बिजनेस को नया आयाम देने में जुटा हुआ है। इस बीच A23 नामक फैंटेसी प्लेटफॉर्म ने इस विधेयक के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बारे में 30 अगस्त को सुनवाई होनी है। कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में A23 ने कहा कि यह कानून स्किल्स के आधार पर ऑनलाइन खेल खेलने के वैध बिजनेस को अपराध की श्रेणी में डाल देता है। इससे कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को रातों रात बंद करना पड़ सकता है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जिस ऑनलाइन गेमिंग के साथ भारत में तकरीबन 60 करोड़ लोग जुटे हैं, उसे चलाने वाली इक्का दुक्का कंपनियां ही कोर्ट क्यों गई? बाकी कंपनियां शांत क्यों हैं? सरकार ने इस इंडस्ट्री पर पहले इतना बड़ा टैक्स लगाया और फिर इस बारे में विधेयक बनाकर कंपनियों को ही क्यों किनारे लगा दिया? इसके पीछे क्या कारण है? तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर ये अजीब कश्मकश यहाँ पर छाई हुई है, अजीब कश्मकश जिसमें उलझे हुए हैं बहुत सारे लोग। और ये सभी कंपनियां अब जा रही हैं, रुख कर रही हैं हाई कोर्ट का। अब ग्राफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। A23 प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख कर रहा है। A23 गेमिंग प्लेटफॉर्म का संचालन हेड डिजिटल वर्क्स नाम की कंपनी करती है। देश के अग्रणी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में से एक कंपनी के पास 19 साल से अधिक का अनुभव है। 80 मिलियन से अधिक यूजर बेस है। A23 प्लेटफॉर्म रमी और पोकर जैसे गेम की सुविधा प्रदान करता है और इसने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग यूजर के बारे में भी बात कर लेते हैं। पुरुष करीब 66% हैं जो ऑनलाइन गेमिंग में दखल रखते हैं और 44% के करीब महिलाएं हैं जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग, जिनके बारे में कहा जाता है तकरीबन 2 लाख लोग हैं, जो इन कंपनियों से जुड़े हैं, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से, जो ऑनलाइन गेमिंग के पीछे लगी हुई हैं। अस्सी मिलियन से अधिक यूजर बेस, भारत में गेमिंग रोजगार, डायरेक्ट रोजगार 50,000 से अधिक, इनडायरेक्ट 1 लाख से अधिक, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने वाले 10,000 से अधिक। हाई कोर्ट गई है ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 जिसका नाम है, लेकिन बाकी कंपनियां खामोश क्यों हैं? क्योंकि इसको अब राष्ट्रपति की तरफ से कानून दोनों सदनों से पास होने के बाद हस्ताक्षर हो चुके हैं, लिहाजा अब ये कानून बन चुका है। ये विधेयक के रूप में नहीं है, दोनों ही सदनों से इसे पास किया जा चुका है। और उसके बाद अब जो दूसरी कंपनियां हैं, जैसे नाम आ रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, मोबाइल प्रीवेल, MPL गेम्स, 24/7 गेम्स क्राफ्ट, जंगली गेम्स, 99 गेम्स, पोकरबाजी, डेल्टा क्रॉप्स, विंजो और जूपी की बात हो रही है इसमें। और इन सभी के कंपनियों में से केवल A23 ने अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया है। बड़ा सवाल ये है कि कानून बनने के बाद क्या हाई कोर्ट में ऐसी दलीलें कंपनियां रख पाएंगी जिससे हाई कोर्ट में वो अपनी बात को साबित कर पाएं कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है और इन गेमिंग कंपनियों की अब तक की जा रही कोशिशों के साथ एक गलत काम किया गया है जिससे उनको बचाया जाना ज़रूरी है। A23 जा चुकी है, 44% महिलाएं, 66% पुरुष हैं जो इस पूरे मामले में इन गेमिंग कंपनियों का हिस्सा हैं। इन गेमिंग कंपनियों का एक तरीके से ये मार्केट हैं। फैंटेसी क्रिकेट, रमी, लूडो, पोकर, कई सारे हैं जो ऑनलाइन गेम, ये क्यों उलझाए हुए हैं सबके बीच में खुद को? ये भी यहाँ पर बड़ी बात है क्योंकि कंपनियां इससे कमा रही थी, बहुत सारे लोग लुट रहे थे। बहुत सारे मामले ऐसे भी मीडिया में अलग अलग जगह रिपोर्ट हुए हैं जिनमें लोगों ने बड़े कदम उठा लिए। कई लोगों ने अपने घर की लालच में आकर अपने घर की गाढ़ी कमाई को इसका हिस्सा बना लिया और गंवा दिया। ऑनलाइन गेमिंग कानून की पूरी ABCD हम आपको समझाएंगे।
मनोज जोशी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। इससे कि कई क्रिकेटर्स भी इसके प्रचार में जुड़े हुए थे। शिशबा चावला मेरे साथ मनोज जोशी के साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगा। ई स्पोर्ट्स और मनी गेम्स बहुत सारी पब्लिक नहीं समझती, हम समझ सकते हैं क्योंकि चीज़ों में अब हम लगातार चर्चा के दौर में हैं। क्या है जो इसमें उलझा है और A23 के आगे जाने से क्या हासिल होगा? देखिए, स्किल ऑफ गेम और स्किल ऑफ चांस, इन दोनों जो बातें हैं ये बहुत, इनमें महीन अंतर करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ में कोर्ट है, आप खेलों के विकास के लिए आप योगदान भी देते थे, आपने BCCI को मोटी धनराशि भी दी और कोर्ट के साथ साथ सरकार को आप टैक्स भी देते थे आप, लेकिन इसके बावजूद जब कोर्ट में जाने का मामला आया तो आप पीछे क्यों हट गए? केवल एक A23 कंपनी जिसमें शाहरुख खान जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, वही क्यों गई है? तो यहां पर मुझे लगता है कि अब या तो सरकार से बिल्कुल टकराव के मूड में नहीं है, लेकिन अब सवाल है 30 तारीख को इसमें सुनवाई होनी है इस मामले की। वहां पर जो कुछ फायदा होगा वो खाली A23 को ही नहीं होगा, वो सारी कंपनियों को होगा। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जो इससे जुड़े हुए हैं, वो इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और लेकिन मुझे साथ में ये भी लगता है कि कहते हैं ना, गेहूं के साथ धुन भी पिस जाता है, तो वही कुछ यहां भी हुआ है। क्योंकि जैसे हम ड्रीम 11 के जो हर्ष जैन हैं, उनके फाउंडर, उनका बयान सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 10,000 ऊपर या 10,000 नीचे, ऐसा नहीं होता कि कोई करोड़ों रुपए किसी के डूब गए हो, जैसे कि आपने शेयर मार्केट में देखा या जैसे आपने सट्टेबाजी में देखा, या जो हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं नहीं, क्षमा कीजिएगा, जो आत्महत्याएं या घर में बच्चे चोरी कर रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। उन्होंने इसका कारण बताया, कोई दूसरे कारण है इसके पीछे। आप पूरी तरह ड्रीम 11 पर टीम बनाने को लेकर या माई 11 सर्कल पर टीम बनाने को लेकर पूरी तरह इसको आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो अब सवाल यहां पर यह है कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो टीम बनाने का जो ऑफर करती थी, उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं होते थे। जो उसमें भाग ले रहे हैं उनका कोई डाटा उनके पास नहीं होता था। जब डाटा नहीं होता था तो जाहिर सी बात है उसमें फिर आपके साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें सामने आएंगी, और आई भी हैं उनके सामने, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है। और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है NIA, उसने इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया। साफ तौर पर कहा है कि इसमें इस राशि के टेरर फंडिंग की भी उन्होंने बात की है। सरकार ने भी इस बात की दलील दी थी मनोज जी। सरकार ने भी कहा था कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में या टेरर फंडिंग में इसका इस्तेमाल हो जाता है, लिहाजा जो कानून बनाया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो अस्तित्व में है। शिशबा चावला मेरे साथ, सुप्रीम कोर्ट की वकील, मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शिशबा, मैं पूरी डिटेलिंग में बाद में आऊँगा, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो इस ऑनलाइन गेमिंग के बाद थोड़ा सा अटेंटिव हुए हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश की है, वो ये भी जानना चाहते हैं कि जब ये चीज़ कानून बन गई, अस्तित्व में आ गई, तब एक कंपनी का हाई कोर्ट में जाकर इसे चैलेंज करना कितना रूप स्वरूप को परिवर्तित कर पाएगा, जो पिक्चर अब बनी है उसको कितना चेंज कर पाएगा? जरा आप अपने अनुभव से हमारे सामने रखें। जो भी ये कंप्लीट बैन आया है, ये जो आया है स्वीपिंग बैन है, ये सारी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के लिए है। तो उसमें मेन चीज आपकी इसमें ये है कि इन कंपनीज का ये जो ग्रीवियंस है वो ये है कि उनको कंसल्ट क्यों नहीं करा गया, क्योंकि वो टैक्सेस भी दे रहे थे, उनके पास एम्प्लॉयज भी थे। अब जी जो स्वीपिंग बैन आया है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा, बहुत मात्रा में लोग अफेक्ट होंगे। सो ये इन्होंने PIL फाइल करी है जो कल लिस्टेड है कोर्ट में, तो देखते हैं इसका आउटकम क्या है। बट मेन पर्पस उनका यही है, हम जब टैक्सेस दे रहे हैं, हम जब सब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, मनी जनरेट हो रहा है, तो हम लोगों को कंसल्ट क्यों नहीं करा गया इस लॉ को लाने के लिए। बट जैसे मनोज सर ने भी मेंशन करा कि इतनी सारी वारदातें हैं हमारे सामने, इंसिडेंट्स है जहां इन ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, इतने ज्यादा एडिक्टेड है कि डे टू डे एक्टिविटीज में भी नेग्लेक्ट कर रखे हैं अपने। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए एंड प्लस जो नेशनल सिक्योरिटी की बात आई कि कई ट्रांजैक्शंस ऐसे बैंक से हो रहे हैं जो एक नेशनल थ्रेट भी है, तो उस सब चीजों को लेके गवर्नमेंट ये बिल लेके आई है। एंड जैसा आपने बताया अप्रूव भी हो गया है, इस सब है। बट मेन चीज जो कंपनीज इसमें सिर्फ ये जानना चाहिए, जो अभी तक A23 कंपनी आई वो सिर्फ यही कहना चाह रही कि हम लोगों को एक बार कंसल्ट करना चाहिए था,
बिकॉज हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी किया है, हमने टैक्सेस भी पे करे हैं, और एक बार हमारा सुनना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है कि इसमें देखते हैं कैसा रहता है, क्या क्या फैसला रहता है, उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ पॉजिटिव रहता है तो दूसरी कंपनीज भी साथ में ज्वाइन कर सकती है ऑनलाइन गेमिंग। बट मेन चीज जो इस बिल में है, देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि बिल ऐसा है कि ऑनलाइन गेमिंग पे बिल्कुल बैन हो गया है, बट थोड़ा बैलेंस बिल ने ये भी करा है कि उन्होंने ई स्पोर्ट्स जैसे सेक्टर को ऑर्गेनाइज वो जो आप बात कह रही हैं वो हमारे दर्शक भी समझ लें। ई स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कोई शतरंज खेल रहा है ऑनलाइन और वो शतरंज में उसके ऑनलाइन गेम में शतरंज का इस्तेमाल कर रहा है, तो शतरंज दिमाग का खेल है, ये पूरी तरीके से बाहर है, यहां पूरी तरीके से स्किल है, आपको शतरंज की चालों समझ में आनी चाहिए। ऑनलाइन सोशल गेम जैसे बच्चे खेलते रहते हैं जिसमें बस थोड़ी सी एक नॉमिनेशन फीस होती है कि आप उस गेम पर लॉगिन कर पाएं, उसे खेल पाएं, वो भी अलग है। लेकिन मनी गेम जहां पर आप कैश देते हैं, उसके बाद आपको कैश का फायदा होता है, इसे दायरे में रखा गया है। लेकिन संभव शर्मा मेरे साथ, मेरे संवाददाता, लीगल करस्पॉन्डेंट इस वक्त जुड़े हुए हैं। संभव आपकी बात हुई होगी बहुत सारे लोगों से, क्योंकि एक बहुत बड़ा अप्रोर, एक बहुत बड़ा हाय तौबा भी मच गई है कि अचानक एक झटके में कैसे इस सबको रोक दिया गया। कल की तारीख है, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है। जो वकीलों से आपकी बात हुई, कानून के जानकारों से, कानून बनने के बाद क्या वो देखते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट में, उनका अनुभव क्या कहता है कि कहाँ टिक पाएंगी ये कंपनी अपनी इस याचिका को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखिए एडवोकेट सिसवाब ये भी बता रहे थे, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर ये ऑनलाइन गेमिंग। एक ई स्पोर्ट, एक सोशल गेमिंग, और दूसरा है रियल मनी गेम। तो यहाँ पर रियल मनी गेम्स पे पूरी तरीके से रोक है, वो कंप्लीटली टोटल बैन है, क्योंकि कानून के अनुसार वो एडिक्शन को फैलाता है और उससे जो पैसे हैं की बड़ी हानि होती है। और कई केस स्टडीज सामने आई थी, उसके बाद ये कानून का रूप मतलब कानून बनाया गया, और इस तरह से पार्लियामेंट से ये कानून को पास कराया गया। लेकिन उसके साथ साथ ठीक है संभव, आते हैं आपके पास, आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं मनोज जोशी सर और शिजबा चावला मेरे साथ, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त। मनोज जोशी सर, 823 जिस याचिका को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में गई है, एक चीज यहां पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो कानून के रूप में अस्तित्व आ गया है इसका, इसमें गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, और ये पूरी तरीके से डिफाइन ना होना शायद 823 के फेवर में हो सकता है। क्या ये संभावना बनती है, क्या ऐसा है? देखिए 1967 से लेकर 2022 तक जितने भी कानून आए, या जितने भी कानून नहीं बल्कि ये कहिए कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई, तो कोर्ट में इसके चाहे वो रमी हो, पोकर हो, चाहे आपका ड्रीम 11 पर टीम बनाना हो, इन सब को लेकर स्किल ऑफ गेम ऑफ स्किल इसको नाम दिया गया। चाहे वो हरियाणा एंड पंजाब कोर्ट हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो इसके अलावा तमिलनाडु हो, बॉम्बे हाई कोर्ट हो, इन सब ने जो है इसी की पैरवी की है। तो अब सवाल है कि अब ये क्या आनंद फानन में फैसला लिया गया बिना हम कोर्ट की अवमानना किए हुए, ये बात कहना चाहते हैं। एक सवाल तो देखिए बनता ही है, क्योंकि अब फैसला तो दिया ही जा चुका है उस बारे में। अब सवाल है कि जब ये बात हम अक्सर किया भी करते हैं कि जो अंपायरिंग का डिसीजन है उसमें कौन सा गेम ऑफ स्किल आता है, टॉस में कौन जीतेगा ये कौन सा गेम ऑफ स्किल है, और इसके अलावा कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है वो कौन सा गेम ऑफ स्किल है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें गेम ऑफ स्किल है, कुछ गेम ऑफ चांस है, तो ये तो मानना पड़ेगा कि इसके बीच में अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण काम है। अब उस पर क्या संज्ञान लेती है कोर्ट, माननीय कोर्ट, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि ड्रीम 11 हो, चाहे माई 11 सर्कल हो, इनके माध्यम से जिस तरह से सट्टेबाजी की घटनाएं जो हैं वो कम हुई थी, क्योंकि इससे पहले जब ये सब कुछ अस्तित्व में नहीं थी या बिल्कुल, तो सट्टेबाजी बहुत भारी पैमाने पर हुआ करती थी। गोवा में चले जाएं आप, तो गोवा में गली गली में कैसीनो थे, लेकिन अब वो कैसीनो भी कम हो गए थे। लोग इस पर पैसा बहुत लिमिटेड, जिसे कहते हैं 1 रुपए से, जैसे हम उस दिन बात भी कर रहे थे आपके राजीव जी, 1 रुपए से आप, ठीक है, आप लत लगाते हैं 1 रुपए में, आप 50 रुपए उसके बदले में उनको मिलता भी है, लेकिन उसके बाद आप 49 रुपए, ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 रुपए लगा दिए या आपने 50,000 रुपए लगा दिए, जैसे कि सट्टेबाजी में होता है, आपके घरों के घर का सामान तक बिक जाता है। लेकिन वो सब कुछ, यहां ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई
हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इसको गेम ऑफ स्किल के साथ जोड़कर देखना चाहिए, और इसका महीन अंतर जो है वो बहुत कुछ मील का पत्थर साबित होगा जब 30 तारीख को इस बारे में क्या बातचीत आएगी, क्या दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष रखेंगे, सरकार अपना पक्ष रखेगी, सरकार जो है NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनका हवाला देगी और तथ्यों का हवाला देगी, और वही ये कहेंगे कि भाई हमने क्रिकेट के लिए, कबड्डी के लिए और साथ ही फुटबॉल के लिए, ISL के लिए हमने खूब पैसा लगाया, खेलों के विकास में हमने बहुत बड़ा योगदान दिया, सरकार को हमने टैक्स दिया, माननीय कोर्ट हमारे पक्ष में अभी तक बोलता रहा है, गेम ऑफ स्किल का नाम देता रहा है, तो फिर हम पर सवालिया निशान क्यों, और क्यों हमारे 95% बिजनेस को आपने बिल्कुल खारिज कर दिया है, बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया है। पवन दुग्गल जी हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। पवन जी बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, और ये जानकारी और बेहतर तरीके से दर्शकों तक जाएगी। 823 नाम की कंपनी कर्नाटक हाई कोर्ट में गई है ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर, उसके प्रावधानों को लेकर जो कुछ भी अभी चल रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स पवन जी ये कह रहे हैं कि दरअसल इस कानून में, मैं कानून कहूंगा माफी के साथ क्योंकि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुके हैं, बात यह है कि एक्सपर्ट का कहना है कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल को इसमें पूरी तरीके से साफ गोई से, उसमें क्लियर कट कुछ नहीं है, वो डिफाइन नहीं है। क्या 823 इस चीज का फायदा उठा सकती है, या इस कमी को देखते हुए कोर्ट का रुख कर गई है कि इसमें कुछ वो हासिल कर पाए? देखिए, क्योंकि मैटर अब सब जुडिस है तो उसके ऊपर हम चर्चा में नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अदालत डिसाइड करेगी। लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ मुख्य कानूनी बिंदु बहुत क्लियर है। पहला बिंदु कि ये कानून कहता है कि चाहे आप गेम ऑफ स्किल हो या चाहे गेम ऑफ चांस हो, अगर आप ऑनलाइन मनी गेम हो या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस हो, तब आप इस के दायरे के अंतर्गत प्रोहिबिटेड माने जाते हैं। और इस संदर्भ में अगर आप इस तरह का गेम भारतवर्ष में खिलाएंगे तो वो दंडनीय अपराध होगा, 3 साल की सजा होगी, 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। तो ये कहना कि कानून ने डिस्टिंग्विश नहीं किया गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कानून ने जब ऑनलाइन मनी गेम या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस की परिभाषा दी है तो स्पष्ट कह दिया कि चाहे आप गेम ऑफ स्किल हो या चाहे गेम ऑफ चांस हो, हम चाहते हैं किस तरह की गेम भारतवर्ष में आए ही ना। तो ये कहना कि साहब गेम ऑफ स्किल जो है अब हमें आने की इजाजत दी जाए, वरना गेम ऑफ चांस को ना दी जाए, जब संसद ने अपना मन बना लिया और अपनी मंशा में कह दिया कि साहब गेम ऑफ स्किल होगा या गेम ऑफ चांस हो, मुझे इस तरह की कैटेगरी गेम भारतवर्ष में चाहिए, और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। इश्तिहार देंगे तब भी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, 2 साल की सजा होगी, 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो संभावित तौर पर मुझे लगता है अब तो अदालत के सामने मामला होगा, लेकिन क्योंकि सरकार ने इसके डेफिनेशनल क्लॉज में इसकी डेफिनेशन को इतना ज्यादा विस्तार रूप से आपने परिभाषित कर दिया है, तो क्योंकि उसकी मंशा संसद की उस डेफिनेशन से देखनी है और उसके उद्देश्यों से देखनी है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट से देखनी है, तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि संसद इस तरह की गेम को चाहती ही नहीं है, चाहे वो गेम ऑफ स्किल ही क्यों ना हो। तो अगर संसद की मंशा ये है तो फिर अदालत डिटरमाइन करेगी कि भाई क्या दलीलें हैं जो पिटिशनर दाखिल कर रहे हैं और उनके ऊपर क्या फैसला दिया जाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में कानून बहुत क्लियर है, अगर अदालत या न्यायालय कुछ और ऑर्डर करता है तो फिर वो कानून बन जाएगा। पवन सर हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी भी हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पवन जी नमस्कार, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आसपास की जो घटनाएं होती हैं, जो विदेशों में जो कुछ चल रहा है, क्या उसका भी संज्ञान लिया जाता है कोर्ट में? जैसे फॉर एग्जांपल यूएई को अगर आप देखें तो फैंटेसी स्पोर्ट्स को वहां गैम्बलिंग यानी गेम ऑफ चांस कहा गया है, और इसी तरह से यूके में भी कहा गया, और अगर आप यूरोप में देखें तो स्पेन से लेकर बेल्जियम, बुल्गारिया, एस्टोनिया और तमाम मुल्क, स्लोवाकिया, हंगरी, थाईलैंड, फिलीपींस, इन सब में जो है इसको गैम्बलिंग की श्रेणी में गिना गया है, स्किल गेम ऑफ चांस कहा गया है, स्किल का नाम नहीं दिया गया है। क्या इन घटनाओं का भी इस पर माननीय कोर्ट जो है संज्ञान लेता है? देखिए, कोर्ट पूरी प्रकार की परिस्थितियों को संज्ञान में लेता है, ग्लोबल देखता है, ग्लोबल क्या करते हैं, बट अल्टीमेटली जब कोर्ट निर्णय लेता है तो वो भारत के संविधान, भारत के कानूनी ढांचे को मद्देनजर रखते हुए देता है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट शुरू से बहुत क्लियर रहा है, अगर कुछ चीज गेम ऑफ चांस है तो वो गैम्बलिंग है, गेम ऑफ स्किल है तो फिर आप गैम्बलिंग के दायरे से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जब संसद ही कहती है कि जब आप ऑनलाइन मनी गेम खेलते हैं, तब चाहे गेम ऑफ चांस हो या गेम ऑफ स्किल हो, वो स्वयं एक क्रिमिनल लायबिलिटी के अंतर्गत आ जाती है। तो मुझे लगता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि कोर्ट क्या बोलेगी। लेकिन सरकार ने, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टमैन ने काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत विस्तार तरीके से उन्होंने इस ऑनलाइन मनी गेम की परिभाषा दी है। और मोर सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और संसद चाहती है कि जो इनोसेंट भारतवासी हैं, जी। जो ब्लीड कर रहे हैं, जो इस ऑनलाइन मनी गेम्स के भंवर में फंस चुके हैं, उन्हें निजात दी जाए, उन्हें इफेक्टिव रेमेडी प्रदान की जाए। और उसके लिए अगर सुचारू रूप से क्रिमिनल लायबिलिटी लाने की आवश्यकता है तो ये कानून लेकर आया है। अब बाकी देखते हैं कि अदालत इसमें क्या फैसला देगी। पवन जी, हम मैं कुछ तर्कों पर जाना चाहूंगा। गेमिंग इंडस्ट्री ने तर्क रखे कि 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, उनका कहना है 20,000 करोड़ का टैक्स देते हैं, उनका कहना है कि 2020 में 36 करोड़ भारतीय गेमर्स थे, 2024 में वो 50 करोड़ हो गए, एक बड़ा तबका हो गया। लेकिन यहां पर जो विरोध में हैं, उनका कहना है कि सरकार का कहना है कि बच्चे आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे थे, चोरी की तरफ बढ़ रहे थे, गलत तरीके से पैसा जा रहा था घर का। उनका कहना है कि शराब, सिगरेट ये भी चेतावनी के साथ आते हैं कि इनसे भी नुकसान होता है, लेकिन ये लगातार चलते रहते हैं, इन पर किसी तरीके की कोई बंदिश, पाबंदी नहीं होती, जबकि इनसे वही कैंसर होता है या दूसरी चीजें होती हैं, लोग दुनिया से जाते हैं। तो वो तुलना इसमें कह रहे थे कि ये किस तरीके की बराबरी है। पवन जी, देखिए, अगर कोई ऐसा गेम है जो भारतीय समाज को खोखला कर रहा है, भारतवासियों को एक लीच की तरह चिपट गया है और उन्हें बिल्कुल खोखला कर रहा है दीमक की तरह, तो कहीं ना कहीं दायित्व सरकार का बनता है कि वो भारतीय नागरिकों के संरक्षण के प्रति अपना काम करें जी। और इसके लिए भारतीय सरकार को संविधान का दिशा निर्देश मिलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो अध्याय है भारतीय संविधान में, वो स्पष्ट तौर पर सरकारों को हिदायत देता है कि वो ऐसे कदम उठाएं ताकि भारतवासियों को, भारतीय समाज को नकारात्मक रूप से प्रभाव ना हो सके और जो दुष्प्रभाव हम भारतीय समाज में देख रहे हैं उसमें कटौती की जा सके। यानी जो सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। जी, कर्नाटक हाईकोर्ट का इंतजार करना होगा सर, जैसा आपने कहा सब जुडिस है। आपके जरिए हमारे दर्शकों ने समझा कि क्या दायरे हैं और किसमें और क्या बातें रखी जा सकती हैं। बहुत धन्यवाद मनोज सर आपका और पवन सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में लोगों ने समझा होगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है इस मुद्दे के पीछे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम